आप सभी को नमस्कार। मैं सुशील सोनकर बायोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की विज्ञान, जिसका पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहली बात हम इसमें पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है, और जब नए पदार्थ बनते हैं तो उनका नया नया गुण भी होता है। दूसरा बिंदु में जैसे लिखा है अभिकारक, इसमें लिखा है ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब भी कोई अभिक्रिया होती है, तो मान लीजिए यदि कोई अभिक्रिया करवानी है तो जब हम जिन जिन पदार्थों को मिलाते हैं, मान लीजिए कोई पदार्थ मिलाया, एक पदार्थ को हम अभिकारक कहेंगे। या अभिकारक किसी या तो एक हो सकते हैं या तो एक से ज्यादा हो सकते हैं। तीसरा, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो अभिक्रिया के पश्चात, यानी अभिक्रिया यदि हो जाती है, फिर उसके पदार्थ में जो नए पदार्थ बनते हैं उन नए बने हुए पदार्थों को ही हम उत्पाद कहते हैं। जिससे उदाहरण में आप देखेंगे, जैसे पहले नंबर पर लिखा है भोजन का पाचन। भोजन का पाचन कहने का तात्पर्य क्या है कि जब हम किसी भी भोज्य पदार्थ को या भोजन को ग्रहण करते हैं तो हम कहीं दाल खाते हैं, चावल जिसे हम भात कह देते हैं, रोटी, ये विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को हम ग्रहण करते हैं। लेकिन पाचन के बाद उसका स्वरूप बदल जाता है, उसका रंग बदल जाता है, उसकी गंध बदल जाती है, नए पदार्थों का निर्माण हो जाता है। दूसरा है श्वसन। तो श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का, हमारे शरीर में उपस्थित ग्लूकोज का विखंडन होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन होता है, और उसके पश्चात एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का भी उत्सर्जन होता है। तो इससे नए पदार्थों का निर्माण हो जाता है। और यहां पर जो एटीपी है, एटीपी, तो ए से एडिनोसाइन, टी से ट्राई और पी से फॉस्फेट, एटीपी। एटीपी को हम ऊर्जा का करेंसी भी कहते हैं। तीसरा है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना कहने का मतलब क्या है, इसी को हम अपनी क्षेत्रीय भाषा में कह देते हैं कई बार मोर्चा लगना। आप सभी ने देखा होगा कि जो लोहा रहता है या लोहे धातु से जो बनी होती है, जो भी वस्तुएं बनी होती हैं, तो उसमें कई बार होता है कि यदि उसमें पानी पड़ जाए या वाष्पशील पदार्थ उस पर लगा रहे, तो उसके बाद एक भूरे लाल रंग का पदार्थ का एक परत बन जाती है, उसे हम लोहे पर जंग लगना कहते हैं। चौथे नंबर में लिखा है मैग्नीशियम फीते का जलना। आपको बता दें मैग्नीशियम एक धातु है, यह एक पतली पट्टी नुमा फीते के रूप में पाई जाती है। और जब हम उसको जलाते हैं, वास्तव में मैग्नीशियम ठोस धातु है, फीते के रूप में पाई जाती है, लेकिन जब जलाते हैं तो वो राख में परिवर्तित हो जाता है और वो MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। पांचवा है दही का बनना। जैसे आपको पता होगा कि जैसे हम दूध की बात करते हैं, दूध में यदि कोई भी खट्टी चीज डाल दी जाए या हल्का मट्ठा जिसे हम बटर मिल्क कहते हैं, वो यदि उसमें मिला दिया जाए या नींबू को रस मिला दिया जाए, खट्टी चीजें कोई भी मिला दी जाए, तो दूध कुछ समय बाद या तो फट जाता है या तो उसमें
बदलाव आ जाता है, मिस खट्टा दूध बन जाता है, जिसे हम खट्टा दूध या हम उसी को हम दही कहने लगते हैं। और आपने देखा भी होगा कि दूध से जो थक्का बन जाता है उसके बाद में वही दही कहलाती है, और दही का स्वरूप बदल जाता है, उसका स्वाद बदल जाता है, खट्टापन ज्यादा आ जाता है। खट्टापन क्यों ज्यादा आ जाता है, उसका भी बहुत बड़ा कारण है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु होते हैं वो उस पर आ जाते हैं। इसके बाद है रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण। मिस कोई भी यदि रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें आप देखेंगे क्या, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, आपको क्या क्या दिखाई पड़ सकता है, तो उसके बारे में कहेंगे। उसमें अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, मीन्स भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा उसका। हो सकता है वो ठोस हो तो गैसीय रूप में आ जाए, हो सकता है ठोस तरल अवस्था यानी द्रव अवस्था में भी आ सकता है, मीन्स उसका भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। इसके अलावा रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन कहने का तात्पर्य क्या है, जैसे हम रंग में परिवर्तन की बात करते हैं यदि रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो जैसे आपके पास में कोई कागज है, यदि उस कागज को हम जला दें तो पहले वो तो नॉर्मली कागज था, लेकिन जलाने के बाद में आपको कालिख मिलती है, काले रंग का जो पाउडर है, ब्लैक पाउडर आपको मिलता है, प्राप्त होता है। अर्थात पहले जो रंग था उसमें परिवर्तन हो गया, वो काला रंग हो चुका है। लेकिन पहले का जो पेपर था, जो पेज रहा होगा, उसका रंग कुछ भी रहा होगा, हो सकता है वो पीला रहा हो, वो तो लाल रहा हो, हरा रहा हो, कुछ भी हो सकता था। लेकिन अब जलने के बाद में उसका रंग स्वतः काला हो चुका है, हो चुका होता है। उसके बाद में तापमान में परिवर्तन। जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें या तो तापमान की वृद्धि हो जाती है या तो तापमान में कमी आ जाती है। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें तापमान बढ़ जाता है। उन अभिक्रियाओं में क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसलिए उनको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा उत्सर्जित करने वाली अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और इसके अलावा जो अभिक्रिया ऐसी भी होती हैं जो जिसमें जिस अभिक्रिया में तापमान कम हो जाता है, जिसे हम ऊष्मा अवशोषित करने लगती है, जैसे आप और जिससे जिस भी बीकर में या किसी में जो अभिक्रिया करवा रहे होते हैं वो आपको ठंडक हाथ में यदि रखेंगे, गदली पर रखें तो उस पर ठंडक प्रदान करती है, मीन्स ऊष्मा अवशोषित करती है, इसलिए उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। गैस का उत्सर्जन कहने का तात्पर्य क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नई गैसों का उत्सर्जन, मीन्स नई गैसों का निर्माण भी हो जाता है और उसके बाद में वो उत्सर्जित होती है, मीन्स बाहर निकलती है। इसके बाद है रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। हम उसको प्रदर्शित कैसे करेंगे, जैसे हम किसी भी समीकरण को लिखने के लिए यहाँ पर नॉर्मली दो पक्ष माने जाते हैं। आप पहले ही देख चुके हैं कि अभिक्रिया होने में जो भी पदार्थ सम्मिलित होते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं, और जो बाद में नए पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ शब्दों के रूप में समीकरण को हमने प्रदर्शित किया है, यहाँ पर जहां पर लिखा है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। जिंक एक धातु है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, मीन्स जो बाईं तरफ लिखा हुआ है वो अभिकारक है, और उसके बाद बीच में आपका तीर का निशान लगा हुआ है, उसके बाद में उत्पादों का निर्माण हो जाता है। जब जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल मिल जाते हैं तो वो बनाता है जिंक सल्फेट बन जाता है, और उसके बाद में हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है, जो राइट हैंड साइड लिखा हुआ है, मीन्स वो दाएं साइड में लिखा हुआ है, और वो उत्पाद है। इसके बाद में हम ये तो हमने शब्द के रूप में समीकरण लिखा हुआ था उसको प्रदर्शित किया था, लेकिन अब इसी समीकरण को हम रासायनिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जब भी किसी समीकरण को हम उस पर किसी भी तत्व के उनके संकेतों का उल्लेख करके संकेतों का उपयोग करते हैं, किसी भी एलिमेंट का सिंबल यूज करते हैं और उसका समीकरण बनाते हैं, उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे जिंक
जिंक का जो संकेत होता है वो होता है कैपिटल जेड और स्मॉल एन प्लस कैपिटल एच 2 कैपिटल एस कैपिटल ओ और उससे की ओ के नीचे 4। जैसे कि पहले आप देख चुके हैं लेफ्ट हैंड साइड में था, मिस पहले था, ये आपका अभिकारक है। इंग्लिश में इसको रिएक्टेंट कहते हैं। फिर उसके बाद एरो लगा हुआ, तीर लगा हुआ है। फिर उसके बाद में लिखा है जेड एन, कैपिटल जेड स्मॉल एन कैपिटल एस कैपिटल ओ 4 जिंक सल्फेट प्लस H2। ये राइट हैंड साइड में और इसी को बोलते हैं हम, इसको बोलेंगे प्रोडक्ट और हिंदी में इसको उत्पाद कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, पहले हमारे पास में जिंक था और सल्फ्यूरिक अम्ल था, लेकिन अभिक्रिया हुई, रासायनिक अभिक्रिया हुई, उसके तत्पश्चात हमें नए उत्पाद मिलते हैं, नए पदार्थ मिलते हैं जिन्हें हम उत्पाद कह रहे हैं। आरएचएस साइड राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है जिंक सल्फेट प्लस H2 मीन्स नए पदार्थ का निर्माण हो गया। मीन्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक गैस है हाइड्रोजन, उसका निर्माण हो गया है। एक लवण है जिंक सल्फेट, उसका निर्माण हो गया है। हम आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण वास्तव में है क्या? जैसे इसमें लिखा है रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण जो होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का एक तरीका होता है। तो इसमें लिखा है रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, यदि हम उसको प्रदर्शित करना चाहें, तत्वों के संकेत के रूप में यदि लिखना चाहें, तो हम उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, या उसके माध्यम से हम प्रदर्शित कर सकते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी अभिकारक होते हैं तो उनके भौतिक जो अभिकारक होते हैं उनके जो तत्व है उनका संकेत लिखा जाता है। उनके संकेत के साथ साथ में उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। चाहे वो अभिकारक हो उसकी भी भौतिक अवस्था दर्शाई जाती है, जो उत्पाद बनते हैं उनकी भी भौतिक अवस्था जरूर दर्शाई जाती है। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां हैं, जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे कि आपको बता दें, जैसे यहां पर ये जो तीर बना हुआ है, इस तीर के ऊपर यदि मान लीजिए जैसे हमें ऊष्मा की बात करते हैं, यदि किसी भी अभिक्रिया के लिए हमें यदि ऊष्मा की जरूरत है तो हम ऊपर साइड में हम त्रिभुज का निशान बना देते हैं। यदि दाब की जरूरत है तो वहां पर लिख देते हैं कि इतना पास्कल दाब लिख देते हैं, उसकी इकाई दाब की इकाई के साथ में। तो इस तरह से हम उल्लेख कर सकते हैं। उसके बाद में अब हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना कैसे करेंगे। सबसे पहली बात बता दें आपको कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, जिसमें होता क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश। द्रव्यमान का जो संरक्षण का नियम होता है वो उसके अनुसार यदि कहा जाए तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। कहने का तात्पर्य सीधे सीधे ये है कि जो अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले जितना द्रव्यमान था उतना ही अभिक्रिया के बाद भी वो द्रव्यमान होना चाहिए। मींस द्रव्यमान में अभिकारकों का द्रव्यमान है और जो उत्पादों का द्रव्यमान है वो हमेशा बराबर होना चाहिए। मींस बराबर होता है, हम ये कहते हैं। फिर उसमें लिखा है रासायनिक अभिक्रिया के पहले, जैसे वही शब्दों में आ गया आपका, रासायनिक अभिक्रिया के पहले मींस अभिकारक एवं उसके पश्चात जिसे हम नए पदार्थ बने थे जिन्हें हम उत्पाद कह रहे थे, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। जब परमाणुओं की संख्या समान होगी तभी हमारा द्रव्यमान भी अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पादों का द्रव्यमान समान होगा।
परमाणुओं का द्रव्यमान, परमाणुओं की संख्या समान होने का तात्पर्य क्या है कि मान लीजिए यदि जितनी संख्या किसी तत्व की संख्या, मान लीजिए आयरन, यहां पर देख रहे हैं कि आयरन यदि यहां पर Fe है, यदि इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में मीन्स बाएं साइड में Fe है, तो जितना Fe दूसरी तरफ है मीन्स उत्पाद की ओर है, उतनी ही संख्या अभिकारक साइड में जो भी Fe मीन्स आयरन की संख्या होनी चाहिए, परमाणुओं की संख्या होनी चाहिए, वो दोनों समान होनी चाहिए। और जब तक समान नहीं होती है तब तक वो आपकी रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण संतुलित नहीं मानी जाती, मीन्स पूर्ण रूप से सही नहीं मानी जाती। जैसे हम देखेंगे कि तरीका अपनाते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसको हम तरीके से चरणों किस प्रकार से हमें संतुलित करना चाहिए, तो हम एक तरीका अपनाते हैं जिसको हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड कहने का मतलब क्या है, हम तुक्का लगाएंगे लगभग कि इतना यदि यहां है तो उत्पादों की तरफ यदि संख्या उसकी उतनी है तो यहां इतनी है, तो हम उसको बराबर कैसे करेंगे दोनों तरफ। और चरण पहला फर्स्ट स्टेप है जिसमें लिखा हुआ है रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। आपको यह विषय ध्यान रखना होगा कि हमें तत्व से छेड़खानी नहीं करनी है। जो तत्व है या तत्व का जो सूत्र है, फॉर्मूला है, उसे हम सही ढंग से लिखें। कोई भी अभिकारक है तो उसके सूत्र से छेड़खानी बिल्कुल नहीं करेंगे, मीन्स वास्तविक जो परमाणु संरचना है उससे हम छेड़खानी नहीं करेंगे, लेकिन उसको उसके आगे हम कोई भी अंक लिख करके उसको संतुलित करने का प्रयास करेंगे। जैसे पहले में लिखा है रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पर Fe लिख लिया, बॉक्स बना लिया, प्लस H2O जल का सूत्र होता है, Fe धातु है, ठोस होती है, H2O मीन्स जल है जिसे हम पानी कहते हैं, तीर लिखा हुआ है, फिर लिखा है Fe2। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कभी हम किसी तत्व का संकेत लिखें तो उसमें जो कोई भी तत्व होता है उसका पहला अक्षर कैपिटल होता है, मीन्स बड़ा अक्षर होता है, और उसका जो सेकंड अक्षर होगा वो स्मॉल हमेशा होता है। किसी भी तत्व का संकेत लिखते समय हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे यहां पर फिर से मैं बता रहा हूं Fe प्लस H2O तीर के बाद में आपके उत्पाद लिखे हैं और वो है Fe2O3 प्लस H2। ये एक प्रकार का आयरन ऑक्साइड है, ठीक है। तो अब यहीं पर देखेंगे संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि उसके फार्मूले में आपको किसी भी रूप से परिवर्तन नहीं करना, लेकिन उसके आगे जैसे आयरन है, आयरन के आगे आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं मीन्स संतुलित करने के लिए, लेकिन आयरन के नीचे साइड में आप 2 नहीं लिख सकते या 3 नहीं लिख सकते। ये जो भी संख्या है वो आप उसको बराबर करने के लिए उसके सूत्र में परिवर्तन नहीं कर सकते, मीन्स आणविक संरचना में उसके जो परमाणुक संरचना है उसमें परिवर्तन नहीं करना है। चरण 2, समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट कीजिए। आपको संख्या, जैसे यहां पर आपको बता दें, आप इसमें देखेंगे तो आयरन कितना है, यहां पर अभिक्रिया होने से पहले आपको एक आयरन दिख रहा है, फिर उसके बाद में अभिकारक में H2O वाले में तो 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 1 ऑक्सीजन दिख रहा है, लेकिन जब अभिक्रिया हो जाती है तो उसके बाद में आयरन 2 दिख रहे हैं, ऑक्सीजन 3 हो जाते हैं और हाइड्रोजन 2 हो जाते हैं। ये आपको अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद ये आपको तत्वों की संख्या पता होनी चाहिए। किसी भी तत्व की परमाणुओं की संख्या कितनी है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे ये पहले जो लिखे गए हैं अभिक्रिया से पहले तो उसको अभिकारक कहते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जिससे तत्व है Fe मीन्स आयरन, H मीन्स हाइड्रोजन, O मीन्स ऑक्सीजन। फिर उसमें लिखा है अभिकारकों में परमाणु की संख्या, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या। अभिकारक कहने का मतलब क्या है, द नंबर ऑफ एटम्स इन reactants on
LHS साइड मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। यदि हम किसी भी रिएक्शन की साइड में देखें तो वहां पर अभिकारकों की संख्या कितनी है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर Fe मीन्स आयरन की संख्या 1 है, तो हमने लिख दिया 1, ये 1 लिखा हुआ है। फिर उसी तरह से फिर उसके बाद देख रहे हैं, फिर लेकिन अब उसी तरह से हम उत्पाद की तरफ देखें तो आयरन की यहाँ पर संख्या कितनी है 2, तो इसलिए लिख दिया उत्पाद में परमाणुओं की संख्या यानी आरएच साइड में क्या होगी 3 है, तो हमने लिख दिया 3। अब जैसे H मीन्स हाइड्रोजन की संख्या देखते हैं, तो इधर पर देख रहे हैं तो यहाँ पर कितनी है हाइड्रोजन की संख्या 2 अभिकारकों साइड में है, और इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या यहाँ भी 2 है, इसलिए हम दोनों तरफ 2 तो लिख देंगे, यहाँ 2 लिख दिया और हमने यहाँ भी 2 लिख दी। फिर उसके बाद में ऑक्सीजन की संख्या कितनी, हम यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या देख रहे हैं, अभिक्रिया होने से पहले ऑक्सीजन की संख्या 1 है, और यहाँ पर देख रहे हैं रिएक्शन होने के बाद, अभिक्रिया होने के बाद में ऑक्सीजन की संख्या 3 हो जाती है, तो इसीलिए हम यहाँ पर अभिक्रिया होने से पहले जो उत्पाद LHS की साइड में लिखा था तो 1 लिखा, और यहाँ पर लिख लिया हमने लिख लिया यहाँ पर 4। तो पहली बात आपको बता दें, ये जो आपका सूत्र है वास्तव में अभी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इसको सही करने की जरूरत है। Fe2O3 से है, तो ये अलग अलग अवस्थाएं हैं इसलिए अलग लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में है चरण 3 में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड उचित गुणांक, ये गलत छपा हुआ लिखा हुआ है इसमें, उचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। उचित मीन्स जो सुटेबल लगे, जैसे आयरन की बात करते हैं, जैसे हम सूत्र की बात करें तो यहां पर देखेंगे Fe है प्लस 4H2 ऐसे आ गया, फिर ऐसा एरो, फिर उसके बाद Fe3O4 प्लस H2। तो इसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा कि आयरन की संख्या किस साइड ज्यादा है। आयरन को दोनों साइड तुलना करेंगे, अभिकारक की साइड LHS साइड और RHS साइड भी, दोनों साइड। तो जिस साइड में किसी परमाणु की संख्या ज्यादा होगी हम उसकी तरफ देखेंगे। तो पहले यहां देखेंगे, दूसरी तरफ देखेंगे तो 3 होगी, और उसके बाद में आयरन की संख्या RHS साइड में 3 है लेकिन इस साइड में 1 है, तो इसीलिए हमें ऐसा करना होगा, हम यहाँ इस साइड में आकर के Fe के नीचे 3 नहीं लिखेंगे, किसी प्रकार से छेड़खानी नहीं करेंगे, बल्कि Fe के सामने हम 3 लिखेंगे। इसके अलावा फिर बात आती है ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है आप देख रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या है 4। तो जब 4 है ऑक्सीजन की संख्या और यहाँ पर देख रहे हैं आपकी ऑक्सीजन की संख्या 1 है, तो हम उसको बराबर करने के लिए सबसे पहली बात हम ध्यान देंगे कि हम इस 4 को हम वहां से 4 का गुणा यहाँ कर दें, तो यहाँ 4 हो जाएगा तो बराबर हो गया, तो मीन्स 3। फिर यहां पर देखेंगे कि H2 है, तो यहां पर H2 कितनी है, अब यहां पर आते हैं तो यहां पर हो जाती है H2 4 हो जाते हैं, तो यहां पर भी हमें H2 को हमें 4 करने की जरूरत है। तो दूसरे वाले में हमने देखा कि आयरन को 3 कर दिया और यहाँ पर H2O को हमने 4 किया, इस साइड में 4 कर दिया, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ 4 थी तो इसलिए हमने 4 कर दिया, और यहाँ पर हाइड्रोजन LHS साइड में यहाँ पर हाइड्रोजन H2 कितनी है 4 है, इसलिए हमने H2 के सामने 4 लिख दिया। आप पहले 4 लिखा नहीं था, ठीक है। इस प्रकार से हम संतुलित कर सकते हैं। और जो अंतिम जो चरण है आपको बता दें कि इसमें किसी भी तत्व की, चाहे कोई अभिकारक हो या तो उत्पाद हो, उसमें उसकी भौतिक अवस्था का उल्लेख जरूर किया जाता है। यदि
चरण 5 में जैसे लिखा है अभिकारकों या उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना। यदि ठोस है तो हम उसे अंग्रेजी में सॉलिड बोलते हैं, SOLID सॉलिड। उसका पहला अक्षर होता है S, इसलिए हमने ब्रैकेट में लिख दिया S लिख दिया। इसलिए ठोस कहीं भी होगा उसको सॉलिड बोलते हैं, और उसको हम ब्रैकेट में हमने उसको यदि दर्शाएंगे तो हम ब्रैकेट में स्मॉल s लिख करके लिख देंगे, और वो उसकी भौतिक अवस्था को दर्शाएगा, मीन्स ठोस अवस्था को दर्शाएगा। फिर उसके बाद द्रव अवस्था को दर्शाने के लिए, द्रव को हम इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं, और उसको दर्शाने के लिए स्मॉल l का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। गैसीय अवस्था को दर्शाने के लिए गैसियस स्टेट बोलते हैं अंग्रेजी में, और उसे गैसियस स्टेट का जो G है वो पहला अक्षर है, इसलिए हम स्मॉल g का उपयोग गैसीय अवस्था को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। जैसे जलीय विलयन की बात करते हैं, जब हम किसी भी चीज को पानी में घोल करके विलयन बनाते हैं हम उसको जलीय विलयन कहते हैं। तो उस अवस्था में हम अंग्रेजी में उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। और एक्वस सॉल्यूशन का जो AQ है उसको पहले लिख लेते हैं स्मॉल छोटे में, और फिर हम जलीय विलयन को हम A स्मॉल Q ब्रैकेट में लिख करके हम उसकी जलीय विलयन की अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि आपका सूत्र पहले से बन चुका था, यहाँ पर 3Fe प्लस 4H2O प्लस Fe3O4 प्लस 4H2 बन चुका था। अब हम इसकी भौतिक अवस्था लिखने का प्रयास करेंगे। जैसे आपको यहीं पर ही बता देते हैं कि जैसे आयरन है आपका ठोस अवस्था में रहता है, जल है, जल किसी के साथ मिला नहीं है। और लेकिन एक चीज आपको बता दें कि जब भी रस्टिंग की बात आती है या हम कहते हैं जंग लगने की बात आती है, तो वहां पर जल वाष्प की अवस्था में होना चाहिए। वाष्प अवस्था होने कहने का मतलब कि भाप के रूप में होना चाहिए। इसीलिए आप देख रहे होंगे, आपको थोड़ा सा असर भी लग रहा होगा कि यहाँ पर H2O G के रूप में क्यों लिखा, ब्रैकेट में G क्यों लिखा हुआ, कोष्टक में G क्यों लिखा हुआ। G इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर जो जंग लगने की जो अभिक्रिया होगी वो तभी संभव है जब जल वाष्प की अवस्था में हो। वाष्प की अवस्था में भाप की अवस्था में हो, इसलिए G लिखा हुआ है। इसके अलावा फिर लिखा हुआ है Fe2O3। आप देख रहे होंगे कोई भी लोहा होगा भूरे लाल रंग का जो पदार्थ, जो पाउडर रूपी जो पदार्थ लग जाता है, वो कैसा रहता है, वो ठोस अवस्था में आपको देखने को मिलता है। चाहे कोई लोहे की बर्तन हो, तवा हो, या बिना पॉलिश की हुई कोई भी चीजें हैं, दरवाजे हैं, शटर हो, कोई भी चीजें आप देख सकते हैं, तो वहां पर एक पाउडर लाल रंग का भूरे रंग का लग जाता है, अपने आप लगा होता है, जमा हो जाता है बरसात के समय पर। तो वही चीजें आपको समझना चाहिए कि वो क्या है, Fe2O3। यहाँ पर Fe2O3 लिख दे, ठीक। फिर उसके बाद है 4H2, हाइड्रोजन है, वो गैसीय अवस्था में होती है, इसलिए G लिख दिया। और इसके अलावा ये जो तीर है, इसके बीच में यदि हमें तापमान देना पड़े या गर्म करना पड़े तो उसको हम त्रिभुज बना करके लिख सकते हैं। यदि दाब देना होता तो दाब का अंक लिख देते कि इतना दाब पास्कल में, या तापमान की जरूरत होती है विशेष तो कितने डिग्री सेल्सियस, या ऐसा भी उल्लेख हम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखते हैं। यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रिया है ये कई प्रकार की होती है। जैसे पहले में लिखा हुआ संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया कहने का तात्पर्य होता है, संयोजन मीन्स होता है जोड़ना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे इसमें लिखा है, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। मीन्स यहां पर जो दर्शाया गया है A प्लस B, मीन्स ये क्या है, A एक अभिकारक है, B दूसरा अभिकारक है, और दो अभिकारक मिलकर के C मीन्स एक नया उत्पाद बना रहे हैं, एक उत्पाद बना रहे हैं। ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया।
संयोजन अभिक्रिया मीन्स दो अभिकारक या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के जब सिर्फ एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लिखा हुआ है कोयले का दहन, जिसमें कैपिटल सी मीन्स कार्बन ठोस अवस्था में होता है इसलिए एस ब्रैकेट में लिखा हुआ है, प्लस O2 मीन्स ऑक्सीजन गैस अवस्था में होती है, गैसीय अवस्था में होती है इसलिए ब्रैकेट में जी लिखा हुआ है और फिर तीर बना हुआ है तो सी लिखा है जो कार्बन है, कोयला जो ऑक्सीजन है, ये दोनों अभिकारक हो गए और उसके बाद में जो नया पदार्थ बनता है जो CO2 है जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं वो गैसीय अवस्था में होता है इसलिए उसके ब्रैकेट में लिखा है स्मॉल जी। दूसरा हमें लिखा है जल का निर्माण मीन्स पानी कैसे बन जाता है H2 2H2 जी अवस्था में, जी मीन्स गैसीय अवस्था में, ऑक्सीजन भी गैसीय अवस्था में। जब ये दोनों मिलते हैं दो अभिकारक गैसीय अवस्था में मिलते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर दो अभिकारक हैं जो गैसीय अवस्था में रहते हैं और उसके बाद में जल का निर्माण करते हैं। और आपको बता दें यहाँ पर जो प्लस लिखा हुआ O2 के बाद जो प्लस लिखा हुआ है उसको प्लस ना होकर के उसको तीर होना चाहिए, तीर बना लीजिएगा इसको। फिर उसके तीर बनाने के बाद में फिर उसके बाद में लिखिएगा 2H2O और ब्रैकेट में लिखा है L, L मीन्स लिक्विड मीन्स ये द्रव अवस्था में होता है, जल द्रव अवस्था में होता है। तीसरा दिन तीसरे में है CaO मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड, ब्रैकेट में स्मॉल एस लिखा है मीन्स ठोस अवस्था में पाया जाता है, प्लस H2O कैपिटल H 2 कैपिटल O और ब्रैकेट में लिखा है L लिखा हुआ मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं और फिर ये जल हो गया। फिर उसके बाद में जब ये दोनों अभिकारक आपस में अभिक्रिया करेंगे तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca ब्रैकेट में OH O और H दोनों कैपिटल होंगे और दोनों के ब्रैकेट बंद होने के बाद हम नीचे साइड में दो लिख देंगे और इसी को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वो जलीय विलयन होता है, बुझा हुआ चूना जिसे हम कह सकते हैं। जैसे आपने कई बार देखा भी होगा कि जो आप चूना लाते हैं चूने में पानी डाल देते हैं उसके बाद में काफी अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया होने के बाद उसमें ऊष्मा भी निकलती है और फिर उसके बाद में जो चूना रहता है वास्तव में वो चूने का पानी बन जाता है, वो पानी में घुला हुआ पदार्थ मिल जाता है, दही जैसा आपको देखने को मिल जाता है। फिर इसके बाद में हम पढ़ते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब देखिए इसी अभिक्रिया में संयोजन अभिक्रिया में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी हो सकती है, कोई भी ऐसी अभिक्रिया। जैसे हमने आपको बताया कि जब हम कोई बाजार से यदि चूना लाते हैं, चूना का पाउडर लाते हैं, यदि उसमें जैसे अपनी दीपावली के या दिवाली के समय पर अपने घर की पुताई करनी होती है तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, हम बाजार से चूना लाते हैं, चूने का पाउडर लाते हैं, उसमें फिर पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद उसको फुला देते हैं। तो आप देखते होंगे कि मिट्टी के बर्तन में उसको फुलाया जाता है या ऐसी या बर्तनों में फुलाया जाता है ताकि उसकी ऊष्मा आसानी से निकलती रहे। और जब हम उसे मिला देते हैं तो पानी जब भी चूने में बिना बुझा हुआ जो चूना रहता है उसमें जब पानी मिला देते हैं तो उससे आपको देखने को मिलता होगा कि वो जो चुरने लगता है मीन्स उबाल मारने लगता है, मीन्स गैसों का गैस उत्सर्जित होने लगती है, उससे ऊष्मा उत्सर्जित होने लगती है, गैस नहीं उससे ऊष्मा का उत्सर्जित होने लगती है। फिर उसके बाद में जो थक्का जैसे बाद में जब ठंडा हो जाता है वो चुर जाता है, उसके बाद में वो बनता है बुझा हुआ चूना बनता है और उसी बुझे हुए चूने की पुताई आप अपनी दीवारों पे मकान की दीवारों पर उसका करते हैं। ठीक है, अब इसको बता दें कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्या। आपको पहले ही भी बता चुके थे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिनमें ऊष्मा का उत्पाद बनता है वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ में ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो, मीन्स ऊष्मा भी निकले, गरम गरम हवा निकले। इसमें जैसे लिखा है जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसको इंग्लिश में एक्सोथर्मिक
रिएक्शन कहते हैं। हम इसी को अंग्रेजी में कह सकते हैं अ रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड along with प्रोडक्ट्स। मीन्स उत्पादों के साथ साथ में जब ऊष्मा भी निकलती है, हम उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब इसी में लिखा हुआ फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का मतलब है मीथेन गैस, CH4, कैपिटल C कैपिटल H4। ये गैसीय अवस्था में होता है, इसलिए स्मॉल g लिखा हुआ है ब्रैकेट में, प्लस O2, ये भी गैस है। यह गैस किसी भी पदार्थ को जलने में सहायक होती है। ये जलाती नहीं है लेकिन जलने में सहायक होती है। फिर उसके बाद में तीर लिखा हुआ है, तो मीथेन CH4 जिसे हम मीथेन कहेंगे और O2 ऑक्सीजन है, ये दोनों अभिकारक हैं और ये मिलने के बाद में दो उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं। तो ये ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। तो CO2, जब हम बात करते हैं CO2, तो CO2 एक गैस है, कैपिटल C कैपिटल O2, गैसीय अवस्था में रहती है, निकलती है, प्लस 2H2O वाटर है, पानी जिसे हम जल कहते हैं, और प्लस ऊष्मा निकल रही है, इसलिए हम इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ऊष्माक्षेपी, छेपी मीन्स निकलना, एक प्रकार ऊष्मा का निकलना। फिर दूसरा है श्वसन, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन मीन्स हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो तो वो एक श्वसन अभिक्रिया होती। अब C6H12O6 ये ग्लूकोज है, ये तरल अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, मीन्स विलयन की अवस्था में है, हम कह सकते हैं ये विलयन के रूप में पाया जाएगा। फिर उसमें जब ऑक्सीजन मिलती है, आपको बता दें ये जो ग्लूकोज है ये कोशिका के अंदर पाया जाएगा, वहां पर उसका श्वसन अभिक्रिया में के दौरान उसका विखंडन होता है और उसी से ऊर्जा प्राप्त होती। तो हम आपको बता दें कि C6H12O6 AQ मीन्स एक्वस जलीय विलयन में, प्लस 6O2 6 ऑक्सीजन जो गैसीय अवस्था में। फिर उसके बाद में उत्पाद का निर्माण होता है 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु बनते हैं और जो जलीय विलयन के रूप में रहते हैं, प्लस 6H2O मीन्स 6H2O 6 अणु बनते हैं, आपके जल के 6 अणु बनते हैं और ऊष्मा भी निष्कासित होती है, मीन्स उत्सर्जित होती बनती है। ठीक, फिर उसके बाद में एक नई अभिक्रिया आती है जिसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो पहली बात आपको शब्द समझना चाहिए कि वियोजन का मतलब क्या है। वियोजन का तात्पर्य है ऐसी अभिक्रिया, वियोजन मीन्स होता टूटना, अलग अलग हो जाना, वियोजित होना मीन्स अलग अलग हो जाना। तो इस अभिक्रिया में ऐसा होगा कि जहां पर अभिकारक एक होगा, अभिकारक एक होगा, वो किसी ना किसी कारणवश दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करेगा। जस्ट ये अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का विपरीत होती है। संयोजन अभिक्रिया में दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, लेकिन यहां पर जस्ट उसी का उल्टा होता है। यहां पर एकल अभिकारक विखंडित होकर के, एक अभिकारक विखंडित होकर के टूट करके दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है ए है अभिकारक है यहां पर, उसके बाद तीर लिखा हुआ है, उसके बाद में फिर दोनों के दोनों बाद में जो लिखे हैं बी प्लस सी लिखा हुआ है, बी भी उत्पाद है और सी भी उत्पाद है। अब देख रहे हैं कि ए एक अभिकारक था, वो विखंडित होकर के अभिक्रिया हुई और बी और सी मीन्स दो, यहाँ पर जो दर्शाया गया समीकरण के रूप में शाब्दिक अर्थों में, तो यहाँ पर दो उत्पादों का निर्माण हो रहा है। एक अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पादों का जब निर्माण होता है उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। पहला अक्षर है, फर्स्ट है ऊष्मीय वियोजन। तो सबसे पहली बात आपको शब्द समझना चाहिए, ऊष्मीय वियोजन। वियोजन में टूटना होता है, आपको पता है एक अभिकारक टूट करके
दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करेगा, ये तो तय है। लेकिन ऊष्मी मीन्स ऊष्मा। यदि ऊष्मा के कारण किसी पदार्थ का कोई अभिकारक विखंडित होकर के दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें एक एकल मीन्स अकेला, एक अभिकारक विखंडित होकर के मीन्स टूट करके दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं या कह सकते हैं। जैसे यहां पर आपको उदाहरण के रूप में देखने को मिल जाएंगे, जैसे 2FeSO4 मीन्स आयरन सल्फेट, जिसका वास्तव में कहा जाए तो फेरस सल्फेट कहेंगे, लेकिन सामान्यतः जो कह देंगे हम आयरन सल्फेट, हम इसको बोल सकते हैं, लेकिन इसका विशेष रूप से इसका जो नाम होगा उसको कहेंगे इस अवस्था में FeSO4 को हम फेरस सल्फेट कहेंगे, और ये ठोस अवस्था में रहता है। और उसके बाद में जब इसको गर्म किया जाता है मीन्स ऊष्मा दी जाती है, तब ये Fe2O3 मीन्स फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड का निर्माण करता है। और उसके अलावा ये ठोस अवस्था में रहता है, फिर उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करती है, और साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 गैस का भी निर्माण होता है। जो फेरिक ऑक्साइड होता है वो भूरे लाल रंग का होता है, भूरा लाल रंग का, जिसे हम जंग कहते थे सीधे सीधे। फिर इसके बाद में जो फेरस सल्फेट है, आपको बताया नहीं आपको, उसका रंग वो हरे रंग का होता है। इसके अलावा है जो दूसरा उदाहरण में दिया हुआ है, चूना पत्थर। चूना पत्थर या कह सकते हैं हम, जैसे संगमरमर की बात करते हैं, ताजमहल जो बना हुआ वो चूना पत्थर से ही बना हुआ है, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट हम कह देते हैं। कई बार हमारे घरों में जो टाइल्स लगी रहती हैं वो भी चूना पत्थर ही होती हैं। यदि हम उसको गर्म कर दें, वो ठोस होती है, चूना पत्थर की बनी होती कैल्शियम कार्बोनेट। आपको बता दें जो हमारे दांत होते हैं वो भी कैल्शियम कार्बोनेट जैसे ही रहते हैं। लेकिन उसमें बहुत ही मजबूत पदार्थ होता है दांतों में, जिसको हम इनेमल कहते हैं। उसकी वजह से हमारे दांत जल्दी विकृत नहीं होते, टूटते नहीं है। इसके अलावा जो है ऊष्मा यदि उस पर पड़े तो उससे बिना बुझा हुआ चूने का निर्माण होता है, CaO, जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड जो ठोस अवस्था में प्राप्त होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस का निर्माण होता है। मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट एक अभिकारक था, वो विखंडित होकर के ऊष्मा की वजह से, जब उसको ऊष्मा प्रदान की गई उसकी वजह से विखंडित होकर के वो CaO कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण किया, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण किया। इसके बाद आता है वैद्युत वियोजन। वियोजन मीन्स टूटना, आप शब्द से समझ ही चुके होंगे। वैद्युत मीन्स विद्युत, बिजली। यदि हम किसी पदार्थ से या कोई अभिकारक है, यदि उससे या किसी अभिकारक के विलयन से, यदि कोई अभिकारक है उसको हम घोल बना लिए, उसमें से करंट पास करवा दिए, तब वो विखंडित हो जाए, तब हम उसे बोलेंगे वैद्युत वियोजन। मीन्स कोई भी पदार्थ का विखंडन यदि विद्युत धारा प्रवाहित होने से होता है तो उसको हम वैद्युत वियोजन कहेंगे, और उस अभिक्रिया को वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो हम कह सकते हैं वैद्युत वियोजन अभिक्रिया क्या है? वैद्युत वियोजन अभिक्रिया का मतलब तात्पर्य है वह अभिक्रिया, हम कह सकते हैं, या वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पदार्थ विखंडित हो जाता है या टूट जाता है। जैसे यहां पर हम आपको बता दें कि 2H2O जो
द्रव अवस्था में यहाँ पर दर्शाए गए L। फिर उसके बाद में विद्युत धारा का तीर के ऊपर विद्युत धारा लिखी गई है। फिर उसके बाद 2H2 मीन्स गैसीय अवस्था में प्लस ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रोड दर्शाए गए हैं स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, ताकि बिजली जो विद्युत है वो सप्लाई हो या कट हो, उसको किया जा सकता है, चालू या बंद किया जा सकता है। फिर उसके बाद है एनोड। जो एनोड होता है वो धनात्मक होता है, धनावेशित होता है हम कह सकते हैं, या धनात्मक कह सकते हैं। धनात्मक इलेक्ट्रोड कहलाता है वो एनोड होता है। जो कैथोड होता है वो ऋणात्मक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड को हम कैथोड कहते हैं। अब ग्रेफाइट रॉड लगी होती है बीच में, उसी के ऊपर परख नली बनी होती है। परख नली इसलिए बनी होती है ताकि उसके बीच में जो गैसों का यदि निर्माण हो रहा हो तो उससे हमें वो गैसें उसके अंदर एकत्रित हो सकें और हमें दिखाई पड़ सके। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि एनोड की तरफ में ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है और कैथोड की तरफ ये कैथोड है, ये कैथोड है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन का निर्माण हो रहा है इस वाले में, और इस वाले में यहाँ देख रहे हैं एनोड की तरफ में देख रहे हैं, तो एनोड वाले की तरफ में देखेंगे तो आपका ग्रेफाइट की रॉड जो लगी है, फिर परख नली देख रहे हैं और उस परख नली में ऑक्सीजन एकत्रित हो रही, मीन्स एनोड वाले परख नली के ऊपर ऑक्सीजन और कैथोड वाली परख नली के ऊपर हाइड्रोजन गैस एकत्रित होती है। और यहाँ पर बैटरी का उपयोग किया गया है ताकि वो एक स्रोत है विद्युत धारा का, ये विद्युत धारा का। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे और एक चीज और समान तौर से आपको बताना चाहेंगे, ये आपके स्तर की वास्तव में जल में यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो साधारणतः जल का विघटन नहीं होता, लेकिन उसमें अम्लों को भी मिलाया जाता है, तभी जल का विघटन, जल का जो अणु है उसको विघटित किया जा सकता है, अपघटित किया जा सकता है, मीन्स टूट सकता है, वियोजन किया जा सकता है, अन्यथा संभव नहीं होता है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं प्रकाशीय वियोजन। शब्द ही समझ में आ रहा हो, जब कोई पदार्थ प्रकाश, सूर्य का प्रकाश के पड़ने की वजह से वियोजित होता हो, टूटता हो, हम उसे कहेंगे प्रकाशीय वियोजन। यहाँ पर लिखा हुआ सबसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, मीन्स कोई पदार्थ है, यदि उस पदार्थ में सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, यदि वो विखंडित हो जाता है तो उस प्रकार के वियोजन को हम प्रकाशीय वियोजन कहेंगे। जैसे उदाहरण में लिखा हुआ है 2AgCl, Ag मीन्स सिल्वर, Cl मीन्स क्लोराइड, यहाँ पर AgCl, तो AgCl है तो इसको सिल्वर क्लोराइड बोलेंगे। फिर उसके बाद में ये ठोस अवस्था में होता है, सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो उसमें Ag अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस का निर्माण अलग से होता है। तो Ag जो सिल्वर, जिसे हम चांदी कहते हैं, उसका निर्माण होता है और क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। इसके अलावा सिल्वर ब्रोमाइड, Ag, सिल्वर, Br मीन्स ब्रोमीन, यदि अकेला तत्व होता तो ब्रोमीन कहते, लेकिन यहाँ पर Ag के साथ में इसलिए उसको ब्रोमाइड शब्द बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे सिल्वर ब्रोमाइड कहेंगे। फिर उसके बाद में यदि उसका सूर्य का प्रकाश उसमें पड़ेगा तो वो पड़ने के बाद में दो पदार्थों में विखंडित हो जाती है, वो होता है सिल्वर जो ठोस अवस्था में पाया जाएगा, और एक ब्रोमीन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, उसमें विखंडित हो जाते हैं। मीन्स एक AgBr से, मीन्स सिल्वर ब्रोमाइड से दो पदार्थ बन रहे हैं, दो उत्पाद बन रहे हैं, एक है Ag मीन्स सिल्वर जिसे हम चांदी कहते हैं, और एक है ब्रोमीन गैस। और आपको बता दें इन्हीं अभिक्रियाओं का उपयोग ही, ये जो हमने प्रकाशीय वियोजन की अभिक्रिया जो बताई, इन्हीं प्रकाशीय अभिक्रियाओं का उपयोग ही जिससे फोटोग्राफी, जिसे हम कहते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटो पहले चला करती थी उनमें प्रयोग किया जाता था, और अभी भी किया जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट जब निकालते फोटो खींचते हैं
इसके बाद है ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया। तो ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया हम पहले ही आपको थोड़ा सा अवगत करवा चुके हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती हो, मतलब एब्जॉर्ब होती हो, इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा की हमें क्या पड़े, जरूरत पड़े। मीन्स इसमें क्या होगा, आपको इसमें ऊर्जा ऊपर से या हीट कुछ ना कुछ आपको प्रदान करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और एक तरीका और बता रहे हैं आपको, यदि कोई अभिक्रिया है, हम आप सुरक्षित अपने हाथ में ग्लव्स पहन सकते हैं, या थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सभी अभिक्रियाओं के साथ में ऐसा हमें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको डायरेक्ट टच नहीं करें। लेकिन जो भी जिसमें अभिक्रिया हो रही हो, तो कोई बीकर है, यदि उसको हम दूर से यदि टच करेंगे हल्का सा, तो उसमें हमें एहसास हो जाएगा। यदि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी तो उसमें टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं, यदि कोई अभिक्रिया करवा रहे होंगे तो वो टेस्ट ट्यूब आपको ठंडी लगने लगेगी, तो वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। यदि टेस्ट ट्यूब आपको गर्म लग रही है, इसका मतलब वो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होगी। जैसे आप देख चुके हैं ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में, जैसे आपकी चूना में पानी मिला देते हैं तो वो क्या होता है, उबलने लगता है। तो वो मटका या जो बर्तन जिसमें आप चूना भिगोए रहते हैं, वो बर्तन अपने आप गर्म हो जाता है। इसके बाद देखें विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन शब्द से ही आपको समझना चाहिए। विस्थापन मीन्स ऐसा है कि एक तत्व दूसरे तत्व को उसके विलयन से, एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके विलयन से अलग कर दे, मीन्स विस्थापित कर दे, हटा दे, भगा दे। कहने का तात्पर्य क्या है, जैसे हम मजाकिया रूप में आप समझ सकते हैं कि दो मित्र हैं साथ में, और एक कोई शरारती तत्व जो तगड़ा है वो आ गया। यहां हम कक्षा उदाहरण ले सकते हैं, कक्षा का ही, क्लास का। मान लीजिए एक टेबल है जिसमें दो लोग बैठते हैं, दो अच्छे मित्र बैठते हैं, लेकिन एक तगड़ा सा आपका ही साथी, आपके क्लास का साथी वो आ गया, वो आप दोनों में से हटा करके वो बैठना चाह रहा है। तो जो भी कमजोर होगा वो, यदि आपको जो तीसरा जो आया हुआ है, तो तीसरा व्यक्ति क्या करेगा, वो तीसरा बच्चा आपके जो दो साथी बैठे हुए थे उनमें से एक को धक्का दे करके कह देगा चलो, तो मतलब दूसरी जगह हटा देगा, तो वो उसकी जगह पर वो ग्रहण कर लेगा। कहने का तात्पर्य क्या है, जब एक ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील पदार्थ को, कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता, हटा देता है। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करते हैं। यौगिक कहने का तात्पर्य क्या है, उसके साथ, जैसे यहां पर लिखा हुआ है आयरन Fe ठोस अवस्था में प्लस कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट विलयन के रूप में यहाँ पर होता है, वही यौगिक कह सकते हैं। तो कॉपर सल्फेट के साथ में है, वो उसका यौगिक बना हुआ है, बढ़िया जोड़ा बना हुआ है कॉपर और सल्फेट का, Cu और SO4 का बढ़िया जोड़ा बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो आयरन है, आयरन ज्यादा ताकतवर होने की वजह से कॉपर को क्या करता है, भगा देता है, चल भाग। और आयरन कॉपर को हटा देता है और कॉपर की जगह पर आयरन बैठ जाता है और कॉपर को दूर भगा देता है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको जब उत्पाद के रूप में जो देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा आयरन और सल्फेट साथ साथ में, FeSO4 साथ साथ में मिलते हैं, वो जलीय विलयन के रूप में रहेंगे और कॉपर बेचारा अलग हो जाता है, क्योंकि वो कमजोर था, कम क्रियाशील था। तो कहने का मतलब क्या है, जो ताकतवर होगा, अधिक क्रियाशील होगा, तत्व होगा, वो कम क्रियाशील तत्व को उसके ही यौगिक से, या हम कह सकते हैं उसके ही विलयन से उसको विस्थापित कर देता, हटा देता है। जैसे यहां पर देख रहे हैं
यहां पर देखें तो लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई है। कॉपर सल्फेट के नीले विलयन का रंग हरा FeSO4 के निर्माण के कारण हो गया है। तो जैसे आपको बता दें यहाँ पर तो अभी हल्का नील, आपको बता दें कि जो जिंक होता है, जो सॉरी जो आपका जो कील है, लोहे की कील है, तो वो आयरन होगी, Fe है। जो विलेन है वो CuSO4, उसका रंग जो होता है वो होता है नीला रंग होता है। कैसा रंग होता है? नीला रंग होता है। और उस नीले रंग की वजह से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अभी तो नीला है, लेकिन जब अभिक्रिया वास्तव में जो दिखेगी, बाद में जो अभिक्रिया होगी, ये तो अभिकारकों के रूप में दिख रही है, लेकिन जब अभिक्रिया हो जाती है तो उसके पश्चात में आपको देखने को मिलेगा वास्तव में जब कोई क्रियाकलाप प्रैक्टिकल, यदि हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बताएंगे कि उसमें उसका रंग, ये जो आपको यहाँ पर नीला दिख रहा है, यही रंग हरा दिखाई देने लगता है। और ये जो लोहे की कील है, उसकी कील के ऊपर भूरे रंग की एक जो कॉपर जो तत्व था, जो पहले इस विलयन में घुला हुआ था कॉपर, क्योंकि कॉपर सल्फेट का विलयन है, नीला विलयन किसका है? CuSO4 का विलयन है, नीला वाला। तो वो अब नीला वाला विलयन में जो कॉपर था, कॉपर अभी कहां पर है? इस विलयन में है, नीले वाले में, यहां। लेकिन जब आयरन यहाँ जो टंगा हुआ है कील में, वो आयरन यहाँ जाएगा। अब यहाँ आ जाएगा तो कॉपर बचा करके जान कहाँ भागेगा? वो कील के ऊपर छप जाएगा, और वही आयरन यहाँ आ जाता है। तो इसकी वजह से कील के ऊपर साइड में भूरे रंग का जो पदार्थ, भूरे रंग की जो परत जम जाती है, वही क्या होता है? कॉपर होता है। कॉपर पहले कहाँ था? पहले विलयन में था, लेकिन आयरन ने उसको विस्थापित कर दिया, उसको हटा दिया, क्योंकि वो आयरन ज्यादा विक्रियाशील था, इसलिए वो अब परत कहाँ, अब कहाँ जाएगा? कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। वो विलयन से भाग करके अब इन्हीं कील के ऊपर एक परत बना लेता है, अपनी पतली सी परत बना लेता है, वहां पर सुरक्षित हो जाता है। अब इसके बाद में जैसे दूसरा उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, उसके बाद में तीर, फिर जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस कॉपर Cu होता है। अब यहां पर देखने को मिलेगा जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। तब यदि क्या करेंगे तो जिंक कॉपर को हटा देगा इस बार। जिंक, यदि जिंक जैसे ज्यादा विक्रियाशील, इसलिए वो कॉपर को हटा देगा और बनाएगा जिंक सल्फेट, और कॉपर को साइड में कर देगा, अलग कर देगा। तो इस प्रकार से ये विस्थापन की अभिक्रिया हो गई। इसके अलावा जो चौथे नंबर की जो अभिक्रिया आती है, वो आती है आपका द्विविस्थापन। द्विविस्थापन कहने का तात्पर्य सीधे सीधे ये है कि जब हम एक अभिकारक का जो विलयन होगा, उसको हम जब दूसरे अभिकारक के विलयन में मिलाते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है? अदला बदली हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि दो मित्र एक टेबल में बैठे हुए हैं और दूसरे दो मित्र वहां बैठे हुए हैं, दूसरे टेबल में बैठे हुए, लेकिन एक टेबल में बैठे दो मित्र हैं, उनमें से एक ताकतवर है, तो दूसरे टेबल में बैठे हुए दूसरे कमजोर दोस्त को उसको हटा करके स्वयं बैठ जाएगा, और वो बेचारा जगह जहां खाली पाएगा तो इस वाली बेंच में आ जाएगा। कहने का तात्पर्य जहां था, जो ताकतवर जहां बैठा हुआ था, वो उस कमजोर वाली की जगह में चला जाता है, उसको हटा देता है वहां से, तो जो कमजोर वाला होता है वो भाग करके इस खाली वाली जगह में आ जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है? सिर्फ इसमें अभिकारकों की जो विलयन है, उनमें तत्वों का अदला बदली हो जाती है, मीन्स आदान प्रदान हो जाता है। जैसे द्विविस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण होता है, वो तो बात सही है। दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान से होता है, जो भी निर्माण होगा वो आयनों के आदान प्रदान से होता है। जैसे यहाँ पर Na2SO4 यहाँ पर Na2SO4 होना चाहिए, ये गलत लिखा हुआ है। Na2SO4, ये विशेष ध्यान दें, Na2SO4
इसको बोलेंगे सोडियम सल्फेट। ये जलीय अवस्था